हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी हमने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि दोस्तों शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं पर आधारित थी। तो हमने उसमें कहा था कि इस वीडियो का हम दूसरा पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने वह पार्ट अगर नहीं देखा है तो आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर यहाँ पर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में शिक्षण की प्रकृति के बारे में जाना था, शिक्षण का अर्थ क्या होता है। इसके अलावा हमने पाठ्यक्रम की विशेषताएं, इनके बारे में डिस्कस किया था। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण के ज्ञानात्मक सिद्धांत, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अब इसके बाद आते हैं दोस्तों शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र यानी कि दोस्तों इसको बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या बोला जाता है? मैक्सिम्स। ओके, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इनके बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों के अनुभव हैं उन्हीं को हम शिक्षण के सूत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि दोस्तों अनुभव के पर आधारित हैं और शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला शिक्षण का सूत्र आता है दोस्तों, वो है आसान से जटिल की ओर। इसका मतलब है फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अध्यापक अपनी विषय सामग्री को आसान और जटिल दो भागों में बांट देता है। ओके, और आसान सामग्री को पहले पढ़ाता है और फिर जटिल सामग्री को बाद में पढ़ाता है। जब आप आसान सामग्री को से पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद जटिल भाग को पढ़ाएंगे तो उससे जो आपकी लर्निंग है काफ़ी, हम कह सकते हैं आपकी टीचिंग है काफ़ी क्या हो सकती है, इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है ना। तो अब आप ध्यान में रखेंगे, जब आप सामग्री को या शिक्षण सामग्री को आसान और जटिल भागों में बांटते हैं तो उस समय पे जो विद्यार्थी हैं उनका हम कह सकते हैं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसा करने पर ही जो छात्र हैं उनकी पाठ में रुचि बनी रहेगी। तो इसको कहते हैं आसान से जटिल की ओर, पहला शिक्षण सूत्र। इसके बाद अगला आता है दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन। ओके, तो इसमें अगर अध्यापक को सबसे पहले छात्र के भूतपूर्व ज्ञान का पता करना चाहिए और नया ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बनाकर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो समझ में आ रहा ना इसके बारे में। तो इसमें क्या करेगा दोस्तों टीचर, पढ़ाने से पहले वो प्रश्न करेगा और प्रश्न करके यह पता लगा लेगा कि बच्चों को उस पाठ के प्रति कितना ज्ञान है। पता करने से अध्यापक को क्या होगा, कक्षा के लेवल का भी पता लग जाएगा कि इनका हम कह सकते हैं स्तर क्या है। ओके, और ज्ञान पता होने पर बच्चों को कहाँ तक पढ़ाना है और बच्चे क्या नहीं जानते हैं इसके बारे में भी पता लग जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग यानी कि जब आप ज्ञात से अज्ञात की ओर को जाते हैं तो इसमें शिफ्टिंग इतनी इजीली हो जाती है कि छात्रों को पता भी नहीं चलता कि कोई उनको क्या मिल रहा है, नया ज्ञान मिल रहा है। और उससे क्या होता है कि उनके लिए जो दूसरा पार्ट होता है वो बहुत इजी हो जाता है ना। तो इसलिए ज्ञान से अज्ञात की ओर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र हो जाता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, इसमें हमें करना क्या है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछने हैं ताकि हमें उनका लेवल पता लग जाए। ठीक है। इसके बाद दृश्य से अदृश्य की ओर। दृश्य से अदृश्य का मतलब होता है फ्रॉम सीन टू अनसीन। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा है अगर जो चीज़ देख चुका होता है उसी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करके जो कुछ छात्र ने नहीं देखा है उसकी जानकारी दी जाती है। समझ में आ रहा है ना कि आप क्या करेंगे, कोई बच्चा अगर कोई चीज़ को देख चुका है उसी के आधार पर आप क्या करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करेंगे और जो छात्र ने नहीं देखा है उसकी आप उसको जानकारी देंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है ना दोस्तों वर्तमान की दुनिया में रहता है, अतीत या भविष्य में नहीं। ठीक। तो शिक्षक अनुभव के साथ साथ क्या होता है, छात्र का अनुभव को भी इसमें जोड़ता है, जिससे क्या होता है कि भाई इससे पाठ क्या होता है, आसान होता है। ठीक है ना। तो जब शिक्षक के अनुभव
को हम क्या करेंगे, छात्र के अनुभव से भी जोड़ देंगे, तो तभी क्या होगा, आपका पाठ क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं सीन टू अनसीन। ठीक है ना, इसके बाद आता है दोस्तों ठोस यानी मूर्त से अमूर्त भाव की ओर, या हम को बोलेंगे इसको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए वैसे देखा जाए तो दृश्य से अदृश्य की ओर ही है, ठीक है, या फिर हम इसको एक और बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है ना, इसको स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी बोला जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए ठोस मूर्त से अमूर्त भाव की ओर का मतलब क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले अपने सामने रखी हुई वस्तु पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना, और बाद में उसको हटाने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है ना, तो बच्चा इसमें क्या होता है कि तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज उसने नहीं देखी हुई है तो उसके बारे में वो तार्किक रूप से नहीं सोच सकता है, लेकिन जब वो उसको देख लेगा तो तब वो क्या कर सकता है दोस्तों, तर्क लगा सकता है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को वस्तुएं दिखानी चाहिए और बाद में उसको हटाकर उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा ना ठोस, ठोस का मतलब क्या है कि दोस्तों जो बच्चे का मानसिक विकास है वो ठोस वस्तुओं के अनुभव से ही आरंभ होता है। ठीक है ना, तो पहले आप उसको ठोस वस्तुओं का ज्ञान दीजिए। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कक्षा में कोई मॉडल या चित्र दिखा सकते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसको इमेजिन करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज करो हमने कोई गणित में कोई चीज़ पढ़ानी है, सपोज करो हमने बताना है कि 2 बराबर 4 या 2 3 बराबर 5 होता है। ठीक है ना, हमें बताना है सपोज करो, तो हम क्या कर लेंगे, 2 हम गेंद ले लेंगे, ठीक है, और 3 गेंद ले लेंगे। ओके, इसको हम दोनों को जोड़ के कितना दिखा देंगे, 5 दिखा देंगे। ठीक है ना, यानी कि उसने वस्तु को देख ली। अब हम उसको इमेजिन करने के लिए कह सकते हैं कि सपोज करो आपके पास 6 बॉल हैं और 5 हैं, तो कितना होगा। तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर को ले सकते हैं। मूर्त का मतलब है कि जो ठोस में है, और इसके बाद अमूर्त का मतलब जो आपका क्या है, एक तरीके से इमेजिनरी है। ठीक है ना, तो आप हमको क्या बोलेंगे, इसको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसके बाद अगला आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है ना, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप क्या होते हैं, तथ्यों को स्पष्ट करने से पहले छात्रों के सामने आप विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना, और फिर उन उदाहरणों के आधार पर ही आप क्या करते हैं, नियमों और सिद्धांतों का आप अध्ययन कराते हैं। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली किस पर है दोस्तों, ये एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन विधि पर ये सूत्र क्या होता है, आधारित होता है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, कोई भी पाठ है छात्रों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि भाई छात्र जनरली क्या होता है, परीक्षण के द्वारा कोई भी नियम या सिद्धांत को स्वयं भी निकाल पाते हैं। तो आपने क्या करना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जैसे आपने दोस्तों टेक्निक पढ़ी थी ना, एक निगमन का सिद्धांत था, एक था आगमन का सिद्धांत, है ना। तो निगमन में पहले फॉर्मूला दिया जाता है, फिर उदाहरण, और आगमन में पहले हम क्या देते हैं, उदाहरण, और फिर क्या बनता है, फॉर्मूला। तो ये भी आप इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। विशिष्ट आपको उदाहरण दिए जाएंगे, यानी कि आपको पहले कई सारे उदाहरण दिए जाएंगे और फिर आप एक क्या बनाएंगे, उसमें एक सामान्य नियम बनाएंगे। ठीक है ना, मैथ्स में जैसे आपको कई सारे उदाहरण दे दिए पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने क्या बना दिया, एक नियम सूत्र बना दिया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम में आपका अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो कर्ण का वर्ग है वो आपका लंब का वर्ग और आधार का वर्ग ना, इन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये चीज कर्ण, ये आपका क्या एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला जो है इसके लिए आप कैसे बनाया, आपने सबसे पहले इसमें कई सारे उदाहरण देखे समकोण त्रिभुज से संबंधित, और फिर आपने क्या कर दिया, ये नियम को बना दिया। ठीक है ना, तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये एक तरीके से आगमन विधि है, उसी का एक रूप है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके बाद आता है दोस्तों अगला फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पूर्ण से भाग की ओर। ठीक है ना, तो अब इसमें एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं गेस्टाल्ट्स, इनको ध्यान में रखेंगे आप, गेस्टाल्ट्स। मैं यहां पर लिख भी देता हूं प्रॉपरली इसको, इनका नाम है
गेस्टाल्ट, ठीक है, तो गेस्टाल्ट हैं। तो ये थे मनोवैज्ञानिक। इनका ये दोस्तों मानना था कि हमें सबसे पहले किसी वस्तु को पूरा दिखाना चाहिए और फिर इसके बाद इसके विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले जैसे किसी जानवर को दिखा रहे हैं, तो पहले जैसे मानो सपोज करो हम किसी को हाथी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पूरे हाथी को दिखाओ, उसकी संकल्पना हमारे दिमाग में पहले बनेगी, फिर उसके बाद उसके पैर, दांत, सूंड, इसकी ओर हमारा ध्यान जाता है। होता ही नहीं होता है? पहले हम हाथी की यानी पूरे जानवर की संकल्पना हमारे मस्तिष्क में पहले बनती है, फिर उसके बाद हम उसके अंगों को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कक्षा में भी अध्यापकों को सबसे पहले पूरे पाठ का प्रारूप छात्रों के सामने प्रस्तुत कर लेना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद उसकी एक एक करके उसके भाग की व्याख्या करनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जैसे क्या कर सकते हैं, भाषा शिक्षण में ही हम पहले क्या कर सकते हैं, वाक्य बता सकते हैं, ठीक है ना, और बाद में क्या बताएं, शब्द बताएं, ठीक। तो पहले आपने एक वाक्य बोल के बता दिया और बाद में क्या बोला कि उनको ये शब्द इसमें है, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, होल टू पार्ट, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, या हम कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, यानी शिक्षण सूत्र है, ठीक। इसके बाद अगला आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ओके, अनिश्चित से निश्चित का मतलब है फ्रॉम अनश्योर टू श्योर, या फिर हम कह सकते हैं इनडेफिनिट टू डेफिनिट, ठीक। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब बच्चे के सामने कोई भी नया कॉन्सेप्ट लेकर हमेशा क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। तो जब भी हम उसके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो वो हमेशा कंफ्यूजन रहती है, यानी उसको हमेशा भ्रांति रहती है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, संप्रत्यय, ठीक है, ये भी हिंदी के वर्ड हैं, आप इसको ध्यान में रखें। तो संप्रत्यय जब हम लेकर आते हैं, या कोई भी हम एक धारणा भी कह सकते हैं इसको, तो बच्चे हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा किस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो बच्चे के कंफ्यूजन को ध्यान में रखकर ही उसको क्या देना चाहिए दोस्तों, ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो उसके प्रति क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। ओके, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चित से निश्चित की ओर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा कि भाई अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या होता है, ठीक है ना। इसका मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि सपोज करो अगर हमने ज्ञान है, ज्ञान की अगर हमें निश्चितता चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है, प्रयोग, है ना। प्रयोग करके ही हमें क्या होता है, कई चीज़ें पता लगती है। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारे सामने कोई कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना, तो हमें एक तरीके से उस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले क्या दिया जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान। होता ही नहीं होता ऐसा, ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करवाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, ठीक है ना। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो सबसे पहले आप क्या दो, सैद्धांतिक ज्ञान दो, और फिर उसके बाद आप क्या करो, प्रयोगात्मक ज्ञान दो, जिससे कि भाई बच्चे का जो ज्ञान है वो निश्चितता की ओर चले जाए। तो पहले आप अनिश्चित और फिर उसके बाद क्या कर देगा, प्रयोग उसको क्या कर देगा, निश्चित कर देगा, ठीक है ना। तो ये एक और शिक्षण सूत्र है, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। इसके बाद आता है दोस्तों मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी कि फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसका क्या मतलब है दोस्तों, साइकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है, साइकोलॉजिकल शिक्षण क्या होता है। जब हम छात्र की आयु, स्तर, रुचि, जिज्ञासा आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल शिक्षण। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पाठ को विभिन्न यूनिट्स में बांटकर क्रमबद्ध तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तार्किक शिक्षण बोलते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आप पहले मनोवैज्ञानिक शिक्षण देंगे, ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, तार्किक शिक्षण देंगे। तो जो मनोवैज्ञानिक शिक्षण है वो क्या होता है, छात्र केंद्रित होता है, जबकि तार्किक शिक्षण क्या होता है, पाठ केंद्रित होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो शिक्षक है पहले वो छात्र के बारे में सोचते हुए फिर पाठ की ओर को बढ़ेगा। तो इससे क्या होगी, शिक्षण में गहराई आती है, विविधता आती है। तो आप इसको ध्यान में रखना है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसके बाद अगला है अनुभव से विवेक की ओर, यानी कि फ्रॉम एम्पेरिकल टू रेशनल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो देखिए दोस्तों, अनुभव आधारित ज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों, वह ज्ञान है जो छात्र क्या करता है, हमेशा परीक्षण के द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप एग्जांपल देख लो कि
पानी क्या होता है, जैसे बर्फ में परिवर्तित होती है, तो इसका प्रेक्षण कर लिया उसने, ठीक है। या फिर कोई पुरातत्व है, उसकी खुदाई से प्राप्त अगर कोई ऐतिहासिक ज्ञान है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं अनुभव आधारित ज्ञान, ठीक। जबकि आपका रेशनल का मतलब क्या है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो विवेक आधारित ज्ञान है वो ज्ञान है जो तार्किक नियमों पे खरा उतरता है। जैसे कि भाई अगर हमें किसी पुरातत्व का युग जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको वैज्ञानिक आधारों पे परखेंगे, ठीक है ना, और फिर निष्कर्ष का हम क्या करेंगे, उस युग की अन्य वस्तुओं से मिलान करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका जो रेशनल ज्ञान होता है उसमें आस्था और विश्वास का कोई भी महत्व नहीं रह जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अनुभव से विवेक में, अनुभव में आप क्या करेंगे, प्रेक्षण के द्वारा जो ज्ञान है वो जो आप प्राप्त करते हैं वही आपका क्या है, एक तरीके से अनुभव आधारित ज्ञान है। जबकि प्रेक्षण में आप क्या करते हो, तार्किक नियमों का हम कह सकते हैं समझ पर आधारित ज्ञान है, जिसमें तार्किक नियमों पर जो हम कह सकते हैं कि जो तार्किक नियमों पे खरा उतरते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ओके, तो अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आप विश्लेषण और संश्लेषण की बात करें तो आप इसको सिंपली ये समझ लिए, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना और संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। अब होता है क्या कि तोड़ना आसान है, जोड़ना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक। तो कोई भी अगर आपके सामने समस्या आ रही है तो पहले आप उसको तार्किक आधार पे विभिन्न खंडों में बांटकर एक एक खंड को अलग अलग अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद समाधान में पहुंचेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, विश्लेषण, ठीक है। कोई भी समस्या है आप उसको लॉजिकल वे में तोड़ो और उसके बाद उसके तोड़ के उसके एक एक खंड का अलग से अध्ययन करो और एक समाधान निकालो, यानी सॉल्यूशन निकालो। तो वही आपका क्या है दोस्तों, विश्लेषण है, ठीक है ना। जैसे भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित सभी विषयों में क्या होता है, विश्लेषण का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसके बाद संश्लेषण क्या है, संश्लेषण में क्या है कि आप समस्या के विभिन्न पहलुओं का अलग अलग अध्ययन करेंगे और उनको जोड़ के समाधान निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे राइटिंग, निबंध लिखना, कहानी लिखते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो कोई भी सफल अध्यापक है पहले एनालिसिस सिखाएगा और फिर उसके बाद क्या दिखाएगा, सिंथेसिस, यानी कि पहले विश्लेषण सिखाता है और फिर संश्लेषण सिखाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है प्रकृतिवाद से आदर्शवाद की ओर, यानी फ्रॉम नेचुरलिज्म टू आइडियलिज्म, यानी कि आप प्रकृतिवाद में छात्रों को शिक्षा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के अनुरूप स्वतंत्र वातावरण में दी जाती है। ओके, इसको आपने ध्यान में रखना है। और जबकि छात्रों को जीवन और समाज के आदर्श सिखाना, वो क्या है दोस्तों, आदर्शवाद है। प्रकृतिवाद समझ गए, प्रकृतिवाद क्या है कि आपको छात्रों को शिक्षा उनके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुरूप स्वतंत्र वातावरण में देनी है। जबकि अगर आप छात्रों को जीवन और समाज के आदर्श सिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आदर्शवाद कहलाएगा। तो कोई भी अध्यापक है दोस्तों, शिक्षण स्वतंत्र वातावरण में आरंभ करता है और छात्र स्वयं विकसित होने को, हम कह सकते हैं कि छात्र को स्वयं विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, ठीक है ना। और फिर वो बाद में क्या होता है, आदर्शों की ओर जाता है, ठीक है ना, जिसे समाज में एक तरीके से स्वीकार किया जाता है बहुमत के रूप में, ठीक है। तो और फिर यही आदर्श अगर छात्र की व्यक्तिगत सोच से मेल नहीं खाते तो छात्र इसको हम क्या कर सकता है, हम कह सकते हैं कि इनको प्रतिबंध की उपयोगिता होती है, उसके माध्यम से आदर्शों को मानना सिखाया जा सकता है। हो सकता है ना कि जैसे कि अगर कोई छात्र है, अगर वो उन आदर्शों को नहीं मानता है, उसकी व्यक्तिगत सोच से मेल नहीं खाते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि छात्र को एक तरीके से सिखा सकते हैं या उसकी उपयोगिता बता सकते हैं और उसको उन आदर्शों को मानना सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले छात्र को स्वतंत्र वातावरण में उसके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुरूप शिक्षा देनी है, ठीक है ना। और फिर बाद में छात्रों को जीवन एवं समाज के आदर्श को सिखाना है, यानी कि आपको आदर्शवाद उसको बताना है। और हो सकता है कि कोई छात्र है, उसको वो आदर्श समझ में ना आए, ठीक है ना, या उसकी सोच से वो मेल ना खाए, तो आप उसको उसकी उपयोगिता के माध्यम से उसको आदर्श को मानना सिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रकृतिवाद से आदर्शवाद की ओर काफी इंपॉर्टेंट है, नेचुरलिज्म टू आइडियलिज्म। इसके बाद आता है दोस्तों शिक्षण से स्वाध्याय की ओर। अब शिक्षण से स्वाध्याय की ओर का क्या मतलब है,
तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो कक्षा में शिक्षण कम से कम करे और छात्रों को स्वाध्याय यानी कि स्व अध्ययन के लिए अधिक से अधिक प्रेरित करे और प्रशिक्षित करे। ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब छात्र स्कूल या कॉलेज छोड़ देता है तो उसके बाद अगर उसमें स्व अध्ययन यानी कि सेल्फ स्टडी की अगर उसके अंदर हम कह सकते हैं प्रकृति अगर विकसित है तो वो उसी के कारण आगे बढ़ पाता है। क्योंकि एज ए टीचर आप हमेशा तो उसके संग नहीं रह सकते ना, आगे जाके कहीं ना कहीं उसको क्या करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो अगर उसके अंदर सेल्फ स्टडी का आपने बीज बो दिया है, ठीक है ना, यानी कि अगर आप उसने उसको उसके लिए प्रेरित कर दिया है तो वो डेफिनेटली क्या होगा, आगे जीवन में बढ़ सकता है। ठीक है ना, यानी जीवन में आगे वो बढ़ पाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आप हमेशा क्या करें, एक शिक्षक है वो शिक्षण के दौरान छात्रों को गाइड करे और उनको बताए कि जो सेल्फ स्टडी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उनको बता सकता है कि आपको विभिन्न टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, सेल्फ स्टडी की आदत डालनी चाहिए, इससे उनका ही भला होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे शिक्षण से स्वाध्याय की ओर काफ़ी इंपॉर्टेंट टीचिंग मैक्सिम है। ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों शिक्षण सूत्र। अब दोस्तों बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्य की। शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे शिक्षा के उद्देश्य हैं वैसे ही शिक्षण के उद्देश्य हैं। हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य है उसी से ही शिक्षण के उद्देश्यों का निर्माण होता है। ठीक है ना। जिस तरह से शिक्षा के उद्देश्य परिवर्तनशील है उसी तरह से शिक्षण के उद्देश्य भी दोस्तों परिवर्तनशील होते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि सिचुएशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं शिक्षा के, या हम कह सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य भी क्या होते हैं दोस्तों, परिवर्तन होते रहते हैं। और एक तरीके से इसमें क्या होती है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने शिक्षण के उद्देश्य बताने जा रहा हूँ। बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखो, सबसे पहले जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसको जीवन से संबंधित उपयोगी ज्ञान, आपको जो भी आप ज्ञान दे रहे हैं उसको क्या होना चाहिए, जीवन से संबंधित होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद जब आप टीचिंग करते हैं तो आप बच्चों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद उसको मानसिक क्षमता का उनका विकास करिए। ठीक, पार्श्विक प्रवृत्तियों का सुधार करके उनमें मानवीय गुणों का विकास करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, मनुष्य में पशुओं जैसी प्रवृत्ति होती है। तो आप क्या करते हैं, शिक्षक जब आप उनको सिखाते हैं तो उनसे क्या होती है, पार्श्विक प्रवृत्तियां दूर होती हैं और उनमें मानवीय गुणों का विकास होता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, क्रियाशीलता का विकास करके, क्रियाशीलता का विकास करके उनको करके यानी कोई भी क्रिया करके आप अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है ना। उनमें संवेदनशीलता का विकास करते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो भी उनको ज्ञान दिया जाता है उसका व्यावहारिक रूप में प्रयोग भी इंपॉर्टेंट है। ये शिक्षण के उद्देश्य में आता है कि जो भी आप उसको ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप उसको केवल सैद्धांतिक ज्ञान देंगे तो बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना सिखाएंगे यानी उसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग है, तो उससे क्या होगा, बच्चा आपके हमेशा पाठ में रुचि लेगा और वो उसको एक तरीके से अपने निजी जीवन में भी अप्लाई कर पाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता, अगर एक शिक्षक है वो शिक्षण कार्य क्यों कर रहा है, ताकि बच्चा अपने वातावरण के प्रति क्या हो, उसमें समायोजन की क्षमता का विकास हो सके। ठीक है ना। इसके अलावा उसमें बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना है, आत्मानुभूति के करने के योग्य बनाना है। तो इसलिए भी क्या होता है दोस्तों, शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा क्रिएटिविटी क्षमता का विकास करना, ठीक है ना, और उनको सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, ये भी दोस्तों शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर नोट कुछ लिखा है, देखिए आपको ध्यान में रखना कि जो ब्लूम है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है ना। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। इसको किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। इनको भी आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आता है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं कैसी हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षण की विशेषताओं की तो इसमें काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, आप इसको समझ सकते हैं बहुत ईजिली। मैंने कोशिश करी है कि जितनी विशेषताएं मैं निकाल सकूं इनकी, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। देखिए, शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है ना। सोशल आपकी
सोशल वे में की जाती है तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अलावा शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग होता है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है यानी कि इसमें इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। शिक्षण एक कला है, ठीक है। शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी जो हमने पढ़ा कि शिक्षण आपकी क्या है, त्रिध्रुवीय त्रिमुखी प्रक्रिया, इसके 3 ध्रुव होते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा था शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है ना। इसके अलावा व्यावसायिक प्रक्रिया है, होता है, बिल्कुल है व्यावसायिक प्रक्रिया। शिक्षण लोग व्यवसाय के लिए भी करते हैं, है ना। अब हम ही लोग हैं, जैसे कई लोग अब टीचिंग कर रहे हैं तो वो क्या है, व्यावसायिक में तो है ना। इसमें आपको जब आप शिक्षण करते हैं तो आपको पैसा मिलता है, तो व्यावसायिक प्रक्रिया है। तार्किक प्रक्रिया लॉजिकल है, ठीक है ना। प्रेरणात्मक प्रक्रिया यानी कि इसमें प्रेरणा दी जाती है। ओके, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल इसके उद्देश्य, अभी हमने इतने सारे उद्देश्य पढ़े। इसमें कुशल निर्देशन दिया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा आप बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे पाश्विक प्रवृत्ति जो है उसको कन्वर्ट करके, उसमें चेंज करके उसको मानवीय गुणों का उसमें विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। औपचारिक एंड अनौपचारिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। औपचारिक शिक्षण भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अनौपचारिक रूप से हम कह सकते हैं जो आपको घर में जो शिक्षण मिलता है वो आपका क्या अनौपचारिक है। औपचारिक जो आपको स्कूल में मिलता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है। आमने सामने की प्रक्रिया है, आमने सामने होता है ना शिक्षण, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी क्या दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग की, ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों शिक्षण के प्रकार। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षण के प्रकार की। तो शिक्षण वैसे जनरली 3 प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण और स्वतंत्रात्मक शिक्षण। देखिए एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है, देखिए इस शिक्षण पद्धति में आपका शिक्षक क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तंत्रात्मक, या इसको प्रभुत्ववादी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, छात्र की सभी क्रियाओं को शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, मार्गदर्शन दिया जाता है और दिशा प्रदान की जाती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक तंत्रात्मक शिक्षण। अभी हमने डिस्कस किया था लोकतंत्रात्मक शिक्षण के बारे में। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, छात्र भी क्या करेंगे, पूरी तरीके से भाग लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि शिक्षक और छात्र दोनों ही प्रमुख भूमिका में रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, परिचर्चा होती है, वार्तालाप होता है, ठीक। तो इस पद्धति में क्या होगा, बालक और शिक्षक वो आपस में पाठ्य वस्तु के बारे में आपस में डिस्कस करते हैं। अब एक आता है स्वतंत्रात्मक शिक्षण। क्या है दोस्तों, एक तरीके से नई शिक्षण पद्धति, इसको मुक्तात्मक भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी मुक्त शिक्षण भी एक तरीके से बोला जा सकता है। तो इस शिक्षण पद्धति क्या है दोस्तों, ये इसमें बालक क्या होता है, ना कोई इसमें दबाव होता है ना ही कोई बाधा होती है। तो दबाव और बाधा मुक्त होकर इसमें बालक सीखता है। और इसमें एक तरीके से जो शिक्षक छात्र है उसमें इसकी रचनात्मक प्रवृत्ति को ज़्यादा इसमें बढ़ावा मिलता है, यानी उसमें क्रिएटिविटी को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए, जो शिक्षण के प्रकार है वो क्या क्या होते हैं, एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और स्वतंत्रात्मक, ठीक है ना। इसके बाद अगला आता है जो इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने जब आप बीएड के अभ्यर्थी रहे होंगे, प्रशिक्षण के दौरान आपने सूक्ष्म शिक्षण किया होगा। देखिए दोस्तों, जो सूक्ष्म शिक्षण है इसके जनक हैं कीथ एचिसन। इसको मैं यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप ध्यान में रख लेंगे कौन है, कीथ एचिसन। मैं इसको प्रॉपरली लिख लेता हूँ यहाँ पर, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कीथ एचिसन, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, आप इसको उतार लीजिए। तो ये इस सूक्ष्म शिक्षण विधि के दोस्तों प्रवर्तक हैं, इनको माना जाता है इसका फादर हम कह सकते हैं, ठीक। तो अब सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें माइक्रो टीचिंग की, तो माइक्रो टीचिंग आपका क्या है, शिक्षण क्रिया का एक तरीके से सरलीकरण लघु रूप है, जिसमें आप थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा को अल्प समय में संपन्न करते हैं, ठीक है ना। आपके सामने विद्यार्थी भी कम रहते हैं और आपको अल्प समय में उसको संपन्न करना होता है। अब इस सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ऑफ कोर्स शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान जो क्षेत्र में जो आपके छात्राध्यापक हैं यानी जो टीचर्स हैं, उनको प्रभावशाली एवं योग्यतापूर्ण शिक्षण देना है, ठीक है ना। तो इसके द्वारा होता क्या है, आपके विभिन्न शिक्षण कौशलों का अभ्यास होता है और उनको विकसित किया जाता है ना। माइक्रो टीचिंग आप सभी ने करी होगी, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी लिखी हैं दोस्तों।
जैसे एलन की जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से क्या कहती है कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो शिक्षण क्रिया के उस सरलीकरण लघु रूप से है जिसमें आप थोड़े विद्यार्थियों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न करते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से क्या होता है कि इसमें शिक्षण का ये बहुत छोटा रूप है जिसमें वास्तविक शिक्षण की जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है, यानी उसमें हर संभव प्रयास किए जाते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की बात करें तो इसमें एक प्राचीन अवधारणा थी कि दोस्तों क्या माना जाता था पहले कि शिक्षक जन्मजात होते हैं। ठीक है, पहले माना जाता था ना कि जो शिक्षक हैं जन्मजात होते हैं। तो देखिए इस अवधारणा को एक तरीके से खंडन करता है। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो हम क्या करते हैं, निपुणता पे बल देता है। ठीक है ना, तो ये प्राचीन अवधारणा थी कि भाई जो शिक्षक हैं वो जन्मजात होते हैं। तो इस अवधारणा का खंडन करके एक्चुअली ये बताता है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते अपितु उनको बनाया भी जा सकता है। कैसे? आप माइक्रो टीचिंग के द्वारा उनको शिक्षण कौशलों का विकास करिए तो आप नए शिक्षक बनाइए। ठीक है ना, तो एक तरीके से आप ध्यान में रखेंगे जो माइक्रो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग शिक्षण कौशलों के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यह शिक्षण छात्रों के दोस्तों क्या होता है, छोटे छोटे समूह में होता है, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। देखिए ये आपने शायद पढ़ा भी होगा बीएड में। तो सूक्ष्म शिक्षण या इसको हम बोलते हैं साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि आप कैसे कैसे करते हैं सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पाठ योजना बनाएंगे, यानी कि आप प्लानिंग करेंगे। उसके बाद आपका शिक्षण चलता है 6 मिनट का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, जिसके लिए आपको 6 मिनट दिए जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पुनः योजना बनाते हैं यानी कि रीप्लान करते हैं, उसके लिए आपको 12 मिनट मिलते हैं। और फिर आप पुनः शिक्षण करते हैं जिसके लिए 6 मिनट, और फिर आपको पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि पुनः आपको फीडबैक मिलता है, तो उसके लिए भी 6 मिनट। तो कुल मिला के देखा जाए तो 36 मिनट इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, कभी ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप आई होप कि आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में समझ गए होंगे। सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, शिक्षण, फिर फीडबैक, फिर उसके बाद पुनः योजना, फिर पुनः फीडबैक, पुनः शिक्षण और फिर पुनः फीडबैक। तो इस तरीके से ये आपकी प्रोसेस चलती है। तो माइक्रो टीचिंग आई होप कि आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसके बाद अगला आता है वृहत शिक्षण। वृहत शिक्षण ऑफकोर्स क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। इसमें आप क्या करेंगे, विस्तार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो जो इसमें वृहत शिक्षण में क्या होगा कि अध्यापक है एक ही समय में सभी छात्रों को सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है ना, और हमेशा जो शिक्षण है दोस्तों पूरी कक्षा को लेकर होता है। सूक्ष्म शिक्षण की तरह नहीं कि आप छोटे छोटे समूहों में। ठीक, तो वृहत जो शिक्षण है होता है दोस्तों वो क्या होता है, व्याख्यान विधि पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, छात्रों की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट समूह शिक्षण या फिर हम इसको बोलते हैं टोली शिक्षण। अब समूह शिक्षण या टोली शिक्षण क्या है दोस्तों, यह भी एक तरीके की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है शिक्षण की, जिसमें क्या होता है एक से ज्यादा शिक्षक यानी कई शिक्षक मिलकर विद्यार्थियों के एक समूह को अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन प्रदान करते हैं और एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकरण के लिए शिक्षक का उत्तरदायित्व लेते हैं। यानी आपने कोई विशिष्ट टॉपिक पढ़ाना है तो उसके लिए आप कई सारे टीचर क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और फिर आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है ना, तो इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है ना, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जैसे आप योजना है, शिक्षण विधियों की योजना, समय और प्रक्रिया, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जाता है। ठीक है ना, और हमेशा जो शिक्षण उद्देश्य है उनके अनुसार ही हम कह सकते हैं जो आपका जो शिक्षण उद्देश्य है उनके अनुसार ही, और ये कह सकते हैं जो शिक्षण की योग्यताएं हैं उनके अनुसार ही जो शिक्षण के कार्यक्रम है उनमें परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है ना, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया आपका समूह शिक्षण और टोली शिक्षण। ठीक है ना, इसके बाद अगला आता है पुनर्शिक्षण। अब पुनर्शिक्षण का क्या मतलब होगा दोस्तों, दोबारा पढ़ाना। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि जो पुनर्शिक्षण में अध्यापक सभी बच्चों को ध्यान में रख के दोबारा से क्या करता है, पाठ्यक्रम को पढ़ाता है। ठीक है ना, अब इसमें इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता कि किस बच्चे को
कितना पार्ट याद है, किसी को कितना याद नहीं है, पूरा का पूरा पार्ट इसमें सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, चाहे भले किसी को पार्ट वो याद हो चाहे ना हो। इसके बाद अगला आता है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? एक अलग तरीके का शिक्षण है। हम इसको कह सकते हैं निदानात्मक मूल्यांकन उसके बाद ये किया जाता है, जिससे डायग्नोसिस एवोल्यूशन के बाद होता है, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि जिन बच्चों को किसी विशिष्ट पार्ट में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक, तो वहां पर उन बच्चों को पढ़ाना ही क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम उनके स्तर की बात करेंगे जिन स्तर के बच्चों को समस्या है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई आप पूरा का पूरा पाठ पढ़ा रहे हैं। आप क्या करेंगे? देखेंगे कि बच्चों को किस किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई पार्ट के, जैसे सपोज करो कोई विशेष टॉपिक है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर आप उस बच्चे की स्तर की जो भी समस्या है उसका आप समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा पार्ट ही पढ़ा रहे हो। तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक शिक्षण और उसके सामान्य सिद्धांत और उसके सामान्य उद्देश्य, ठीक है ना। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके आने वाले एग्जाम में आपको उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।